नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी मनु भंडारी द्वारा रचित नाटक महाभोज का वाचन कर रहे हैं। पिछले की 4 कक्षाओं का वाचन हो चुका है और नाटक अपने आधे पर पहुंच चुकी है। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। माफ़ी चाहती हूँ। सुकुल बाबू के चेहरे पर स्पष्ट कौतूहल उभर आया और बिहारी भाई चाहकर भी उदासीन नहीं रह सके। पूछा किसी ने कि ने कुछ नहीं, पर दोनों की उत्सुक नजरें काशी के चेहरे पर टिक गई। देखो, जोरावर वाले वोट ही सबसे बड़ी ताकत है दा साहब की। 35% सॉलिड वोट, एक नहीं टूटता इनमें से। और क्या, सो तो है ही। इन्हीं के चक्कर में तो इंसानियत को सूली पर चढ़ा रखा है उस गीता के भक्त और बापू की औलाद ने। यहाँ किसे बोला गया है गीता का भक्त और बापू की औलाद? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। पर तुम उसमें क्या कर लोगे? बचे हुए 65% वोट दिलवा दोगे अपनी अचार वाली राजनीति से? या मूक विरोध से? खीज और कूढ़न जरा भी कम नहीं हुई बिहारी भाई के स्वर में से। नहीं, उसमें से 20-25% तो ले ही जाएंगे दास साहेब इस योजना वोजना के चक्कर में। पर हाँ, इससे ज़्यादा वोट नहीं ले जा पाएंगे इस तबके के। जमा खातिर रखो तुम। सो भी बहुत जोर मारा तो वो इंतजाम हम कर दिए हैं। और अपने इंतजाम से बेहद संतुष्ट होकर उन्होंने डिबिया में से 2 पान निकाले और बाएं गाल में दबा लिए। उंगली से जरा सा चूना भी चाटा। 35 जमा 25 वाले सीधे से हिसाब के बाद जमा खातिर रखने के लिए बचा ही क्या था। सो बिहारी भाई ने शरीर फिर सोफे की पीठ के हवाले किया। लेकिन सुकुल बाबू समझ गए कि काशी के पास है जरूर कुछ कहने के लिए, पर अपनी आदत के अनुसार कहेगा टंगा टुंगा कर ही। उन्होंने स्वर में आदेश का पुट घोलते हुए इतना ही कहा, काशी, हमने जोरावर को तैयार कर लिया है खड़ा होने के लिए। आखिरी दिन अपना नामांकन पत्र भरेगा। एक धमाका सा करके पीक थूकने के लिए काशी भीतर चले गए। सुकुल बाबू और बिहारी भाई अवाक। काशी की इस बात पर विश्वास किया जा सकता है भला? दा साहेब के बूते पर जोरावर मनमानी करता है और जोरावर के बूते पर ही दा साहेब अपने पाँव के नीचे जमीन महसूस करते हैं। जोरावर विरोध में क्या खड़ा होगा भला? काशी लौटकर आए तो सुकुल बाबू ने पूछा, तुमने तैयार किया खड़ा होने के लिए और हो गया? हो गया? हम खुद नहीं गए उसके पास, हमने तैयार करवाया। उसे मालूम नहीं कि इन 2 घटनाओं के बाद जान फंसी हुई है उसकी दा साहेब की मुट्ठी में। यही तो समझाया उसे कि यहीं रहा तो जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ेगी उसे दा साहब की। पैसा भी दो और अंगूठे के नीचे भी रहो। एक बार जीतकर विधानसभा में पहुंच जा, फिर दा साहब को मुट्ठी में रखना। बस बात गले उतर गई उसके। फिर थोड़ा रुककर बोले, जाट आदमी हैं, ऊपर से पैसे न भेजे में गर्मी भर रखी है बुरी तरह। गुलामी करना तो दूर, गुलामी की बात भी रास नहीं आती उसे। फिर दा साहेब की इस घरेलू वाली योजना से बहुत भड़का हुआ है। समझवा दिया उसे कि दा साहेब जड़ काटने पर लगे हैं। जितना फ़ायदा उठाना था उठा लिया तेरा। पूरी तरह विश्वास न होने पर भी दिमाग आंकड़ों में उलझ गया सुकुल बाबू का। स्थिति का नया नक्शा उभरने लगा मन में। पर बिहारी भाई बिल्कुल तटस्थ ही रहे सारी स्थिति से। ना विश्वास जम रहा है, ना कोई नक्शा उभर रहा है। बस अब खेत मजदूरों और हरिजनों को अपनी तरफ करने का काम जोर शोर से करो। योजना का पैसा सरकार से ले और वोट हमको दे। पिछले चुनाव में जैसा हमारे साथ हुआ ठीक वैसा ही दा साहेब के साथ करवा दो। इस बार हो भी जाएगा। यह योजना वोजना ठीक है, बाकी बड़ी निराशा है। लोगों में बड़े दुखी हैं लोग इस सरकार से। लोगों में फैली निराशा की बात से बड़ी आशा जागी सुकुल बाबू के मन में। उत्साहित होकर बोले, अब एक ऐसी रैली करवा दो जैसी इस प्रांत के इतिहास में ना हुई हो। देखते रह जाए दा साहेब भी। पैसा पानी की तरह बहाना पड़े तो कोई चिंता नहीं। सो काम बिहारी भैया का। पैसा दे देकर लोग जुटा देंगे ढेरों। आपके समय में इस काम की ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है इनकी। किराए के लोगों की सभा रैलियां करवाने में माहिर हैं। याद रखिएगा कि कौन है किराए के लोगों की सभा रैलियां करवाने में कौन माहिर है? तो बिहारी भाई। पहली बार काशी ने भी जमाया बिहारी भाई को
तो डपट दिया सुकुल बाबू ने। वे नहीं चाहते कि इन छोटी छोटी सी बातों को लेकर किसी तरह का मनमुटाव हो। इस समय जरूरत है इस समय एक होकर और मिलकर काम करने की। बिहारी भाई को बढ़ावा देते हुए बोले। हाँ, तो इसमें तो कोई शक नहीं। बिहारी भाई ने वो रैलियां और सभाएं करवाई है कि मैं खुद दंग रह गया। आज शाम को पार्टी मीटिंग है, सबके साथ मिलकर योजना बना डालो और जुट जाओ। माफ़ी चाहती हूँ, इसे मैं दोबारा पढ़ती हूँ। मैं खुद दंग रह गया। आज शाम को पार्टी मीटिंग है, सबके साथ मिलकर योजना बना डालो और जुट जाओ। वैसे प्रचार तो हो ही रहा है रैली का भी। बिंदा को फोड़ सको तो काम और आसान हो जाए। सुना है बीसू ने जो प्रमाण जुटाए थे आगजनी की घटना के, वे अब बिंदा के पास है, पर हाथ नहीं रखने देता ससुरा किसी को। खुदे भाग दौड़ कर रहा है इस केस को फिर से खुलवाने की। सुकुल बाबू सुन चुके हैं यह सब बात और कोशिश भी करवा चुके हैं भरपूर। बिंदा को तो बहुत आश्वासन भी दिया कि प्रमाण दे दे, वे सब तरह की मदद करवाएंगे, पैसे से भी और दूसरी तरह से भी। विधानसभा में धज्जियां बिखरवा देंगे और दिल्ली तक तहलका मचवा देंगे, पर वह तो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। इसलिए काशी की बात सुनकर इतना ही कहा, मूर्ख है, अपना हित अहित नहीं मालूम उसको। मूर्ख नहीं है, हंसे काशी। और हाँ, आपका हित जरूर नहीं जानता। तभी नौकर ने आकर सूचना दी कि खाना तैयार है। सबसे पहले काशी उठे और बिहारी भाई के पीछे जाकर उनके कंधे दबाकर बोले, चलो अब गर्मा गर्म भोजन के साथ रैली की बातचीत करते हैं। अब कुछ चाहे हमसे ना हो, हाँ, एक पोस्टर लेकर जरूर बैठ जाएंगे ट्रक में और रास्ते भर नारा गुहारते रहेंगे। बिहारी भाई की उदासीनता गर्म भोजन से टूटी और या की बड़ी गर्मजोशी से हुई रैली की तैयारी की बातचीत से। पर वहां से निकलते समय वे भी अपनी पूरी फॉर्म में आ गए। आज सवेरे से ही थाने की बड़े जोर शोर से सफाई हो रही है। टीन की कुर्सियां हटाकर लकड़ी की कुर्सियां लगाई गई हैं, उन पर गद्दियां भी बिछी हुई हैं। 2 बेंचें और डाली गई हैं। सजावट के नाम पर दीवार पर 2 कैलेंडर टांगे गए हैं, एक शिव पार्वती का और दूसरा भारत माता का। भारत माता के एक ओर चरखा काटते हुए गांधी जी हैं और दूसरी ओर तिरंगा लिए जवाहरलाल। गांधी नेहरू के देश एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। चप्पे चप्पे में वे आपको विराजमान मिलेंगे, चाहे निर्जीव तस्वीरों के रूप में ही सही। थानेदार से लेकर चौकीदार तक सबकी कलफ लगी वर्दियां निकल आई हैं। वर्दी में लगे पीतल के बटन और बक्सुए ब्रासों लगाकर चमकाए गए हैं। सब एकदम लकदक, चुस्त और दुरुस्त। वैसे तो थाने के नाम पर ही है क्या? एक बरामदा, कोठरी नुमा 2 छोटे छोटे कमरे, पीछे कच्चा आंगन है जिसके दूसरे सिरे पर सुरंग नुमा एक पतली लंबी कोठरी है। माफ़ी चाहती हूँ, अंधेरे, सीलन और बदबू से भरी हुई। 30 गांवों की शांति सुरक्षा का भार इसी थाने पर है। यहाँ देखिए, 30 गांवों की सुरक्षा का भार जिस थाने पे है, उस थाने की क्या हालत है, मैं फिर से पढ़ती हूँ। वैसे तो थाने के नाम पर है ही क्या, एक बरामदा, कोठरी नुमा 2 छोटे छोटे कमरे, पीछे कच्चा आंगन है जिसके दूसरे सिरे पर सुरंग नुमा एक पतली लंबी सी कोठरी है, अंधेरे, सीलन और बदबू से भरी हुई। 30 गांवों की शांति सुरक्षा का भार इसी थाने पर है। 30 गांवों में अमन चैन रहे, इसलिए गड़बड़ फैलाने वाले तत्व 20-25 की संख्या में हमेशा इस सुरंग में बंद रहते हैं। वे भीतर गाने गाते हैं, गाली गलौज करते हैं, जुआ खेलते समय झगड़ा हो जाने पर खुलकर मारपीट भी करते हैं। पर आज सबको सख्त हिदायत कर दी गई है कि किसी तरह का कोई शोर नहीं होगा। जो भी बोलेगा रात को बेत से उसकी धुनाई होगी। थाने के सामने जो कच्चा अहाता है वहां बाल्टी भर भर कर पानी का छिड़काव कर दिया गया है जिससे धूल जम जाए, वरना जून की इस गर्मी में सारे दिन धूल धक्कड़ ही तो उड़ता रहता है। यहाँ के लोगों को तो आदत है, पर शहर के लोगों को तो परेशानी हो ही सकती है। दास साहब के खास आदेश पर एसपी सक्सेना आ रहे हैं। वहाँ डीआईजी थे, यहाँ एसपी सक्सेना है। खास कचहरी बैठेगी, शायद 2-3 दिन लग जाए। सबके बयान होंगे फिर से। गांव में खासी चर्चा है इस बात की। दास साहब कहकर गए थे कि वे बयान लेने के लिए किसी बड़े अफसर को भेजेंगे। अब जिसको जो कहना हो सो कहे, डरने की कोई बात नहीं। सबकी बात सुनी जाएगी और उस पर गौर किया जाएगा। एसपी कोई मामूली आदमी नहीं,
बहुत बहुत बड़ा अफसर है पुलिस का। बड़े अफसर की नज़र भी बड़ी पैनी ही होती होगी। सब भाप लेगा। अब बिशु की मौत की असलियत का पता लगेगा। पहले की तरह बात गोल गोल होकर नहीं रहेगी। पहले ऐसी खास कचहरी बैठी ही कब थी। इस बार तो दा साहेब ने खुद आदेश दिया है। बात के सच्चे निकले डा साहब। यह नहीं कि कहने को तो कह दिया और बात आई गई हो गई, कहा तो करके भी दिखा दिया। लोगों के मन में बड़ा आदर जाग रहा है दा साहब के लिए, वरना गरीब के लिए कौन इतना सोचता है। आज जिन लोगों के बयान होने हैं उनके पास थानेदार ने पहले से ही सूचना भिजवा दी है। जोगेश्वर साहू, महेश बाबू, हीरा और बिंदा के बयान होंगे आज। याद रखिएगा कि 4 लोगों के बयान है। जोगेश्वर साहू, महेश बाबू, हीरा, बिंदा के बयान होंगे आज। महेश बाबू तो पढ़े लिखे आदमी हैं, बात को और बात की अहमियत को समझते हैं और बयानबाजी के इस झमेले में वे बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते थे। पर बिशु रोज इनके यहाँ बैठता था, घंटों उनसे बतियाता था, सो पूछताछ तो उनसे होनी ही थी। थानेदार को भरोसा है कि चाहे अन्न खाते हुए ही आए, पर वे समय पर पहुँच जरूर जाएंगे। बाकी तीनों की ठोक बजाकर कह दिया है कि 8 बजे ही थाने पर पहुंच जाए। इस खास कचहरी में गांव वालों की बेशुमार दिलचस्पी देखकर सख्त हिदायत कर दी गई थी सबको कि भीड़ नहीं लगनी है थाने के पास। यह कोई नौटंकी का तमाशा नहीं कि जिसे देखो मुंह उठाए देखने चला आ रहा है। पर इन गांव वालों को लाख समझाओ, भेजे में घुसती ही नहीं कोई बात। 8 बजते बजते हीरा और जोगेश्वर के साथ 20-25 लोग आ ही गए। थानेदार ने झिड़का तो बोले, यहाँ दूर बैठे रहेंगे सरकार, बैठने दो। और वे थाने से दूर खुले मैदान में एक घने पेड़ की छाया में झुंड बनाकर बैठ गए। कोई और मौका होता तो धकिया देता थानेदार, पर आज गम खा गया। ऊपर से आदेश आया हुआ है, किसी के साथ किसी तरह की कोई शक्ति न बरती जाए। ठीक है, उसका क्या है, वह कुछ भी करेगा, कहेगा नहीं। इन देहातियों से पाला पड़ेगा तो एक ही दिन में पता लग जाएगा। शहरी लोग भले ही नरमी से काबू में आ जाते हों, पर ये देहाती भुच्च डंडे के बिना कोई रास्ते पर ला सकता है इन्हें भला। अब इस बिंदा को ही देखो, अभी तक पता नहीं है साले का। अजीब सिरफिरा है यह आदमी। देहात का आदमी जब एक बार शहर की हवा खा लेता है तो फिर बिल्कुल लाट साहब ही समझने लगता है अपने को। मेरी तो किरकिरी करवा कर रख देगा। थानेदार के हुक्म पर आदमी आए नहीं, थानेदार हुआ या साला। खैर छोड़ो, मेरा क्या है। सख्ती का हुक्म होता तो मुझके बंधवा कर ले आता उस हरामी को। अब नरमी से बुलाए एसपी साहब खुद। 2 बार आए हुए लोगों को आग्रह कर चुका है थानेदार, पर जैसे भरोसा नहीं हो रहा, तसल्ली नहीं हो रही है, तो एक बार फिर गया है और सख्त हिदायत कर दी है। जैसे ही एसपी साहब की जीप अहाते में घुसी, बतकही एकदम बंद, बिल्कुल चुप। जिसका बयान होना है वही भीतर आएगा और एकदम इकल्ला। बाकी लोग यहाँ से हिलोगे भी नहीं, समझे। यह नहीं कि भीतर तो बयान हो रहा है और बरामदे में झुंड बनाकर मुंडियाँ निकाल निकाल कर ताक झाँक कर रहे हैं। सुअर होना चाहिए, सौर तुम लोगों को जिंदगी भर नहीं आने का। पर समझ लो, एसपी साहब के सामने देहाती मामला नहीं चलने का है। जो पूछे उसी का जवाब देना, इधर उधर की फालतू बात एकदम नहीं। एसपी के सामने फिर से बयान देना होगा। जब से यह सुना, जोगेश्वर साहू का दिल तो तभी से धक धक कर रहा था। थानेदार की बार बार की हिदायतों से उसे लगने लगा जैसे उसके दिल की धड़कन ही बंद हो जाएगी। जिंदगी में कभी तो थाना पुलिस का काम नहीं पड़ा और आज सीधे एसपी के सामने ही खड़ा होना पड़ रहा है। बैठे बिठाए कहाँ की मुसीबत गले आ पड़ी। पता नहीं किस बुरी सायत में बिशु की लाश देख ली। और यहाँ से पता चलता है कि जोगेश्वर साहू ने बिशु की लाश सबसे पहले देखी थी। तभी जीप की आवाज़ सुनाई दी। थानेदार एकदम अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। एसपी साहब के उतरते ही कड़कदार थानेदारी सैल्यूट मारा। एसपी के साथ 3 कांस्टेबल भी आए। सक्सेना ने माहौल को भांपते हुए चारों ओर एक नज़र दौड़ाई। नहीं किसी तरह के तनाव या सरगर्मी की गंध तो नहीं है हवा में। दूर बैठी भीड़ को देखकर पूछा, क्या इतने लोगों के बयान होने हैं आज? नहीं सर, बयान तो केवल 4 लोगों के ही होने हैं। फिर जरा हिचकिचाते हुए कहा, तमाशबीनों को जुटने के लिए सख्ती से मना कर दिया था, पर ये देहाती लोग हैं ना सर। सक्सेना ने वाक्य पूरा करने नहीं दिया थानेदार को।
सक्सेना के साथ आए कांस्टेबल ने जीप से फाइलें निकालकर अंदर मेज पर जमा दी और थानेदार बहुत अदब के साथ सक्सेना को भीतर ले आया। भीतर एक कोने में चाय का सारा इंतजाम था, बहुत कायदे वाला टी-शर्ट, साथ में बिस्किट और नमकीन तथा मिठाई। सक्सेना जब बैठ गए तो थानेदार ने झुककर बहुत अदब से पूछा, पहले थोड़ा चाय पानी हो जाए सर। इस समय यह काम का समय है या चाय पानी का? सक्सेना के तेवर से भीतर ही भीतर सकपका गया थानेदार। जिनके बयान होने हैं वे लोग आ गए हैं सब, तब काम शुरू किया जाए। सर, और सब तो आ गए हैं, पर वो बिंदा है ना? थोड़ा हकलाने सा लगा थानेदार। वो क्या बताऊं सर, बहुत ही सिरफिरा आदमी है। 2 बार आदमी भेजकर कहलवा दिया था पर नहीं आया। आप हुक्म करें तो पकड़वा कर मंगवा ले, खेत पर मिल जाएगा अपने। वो तो खाली सख्ती ना करने का हुक्म था, वरना किसी के साथ किसी भी जगह की सख्ती नहीं बरती जाएगी, समझे? सक्सेना ने बहुत ही ठंडे लहजे में आदेश को एक बार फिर दोहरा दिया। उनके अपने भेजे में दा साहब का आदेश चिपका हुआ था, यानी कि एसपी साहब को जो दा साहब ने आदेश दिया था वो उनके माथे में घूम रहा था कि किसी से कोई भी सख्ती नहीं बरतनी है। दा साहब ने उन्हें कहा था, देखो सक्सेना, किसी के साथ जोर जबरदस्ती या सख्ती ना हो, मिठास से पेश आओ, लोगों में हिम्मत और हौसला जगे और वे अपनी बात कहे, बिना डर के कहे, खुलकर कहे। गांव वालों को लगना चाहिए कि उन्हें बोलने का पूरा मौका मिला है। बहुत तसल्ली होती है अगर बात कहने का मौका मिले तो। हमें लोगों का विश्वास जीतना है और सक्सेना ने भी तय कर लिया है कि मिठास से पेश आएगा और विश्वास जीत कर ही जाएगा। जोगेश्वर साहू को बुलाओ। आदेश के साथ ही चौकीदार नाम गुहारता हुआ बुलाने चला गया। थोड़ी देर में जोगेश्वर साहू थरथराता हुआ भीतर घुसा और कांपते हाथों से ही उसने नमस्कार किया। सक्सेना ने एक बार ऊपर से नीचे तक उसका मुआयना किया और फिर अपनी कार्रवाई शुरू की। नाम, उम्र और पैसे की खाना पूरी करने के बाद पहला प्रश्न आया, तुमने विशेषर की लाश किस समय देखी? जी, यही कोई भोर 4:30-5 का समय रहा होगा। उस समय तुम क्या करने गए थे उधर? जी, दिशा फिरागत के लिए उसी रास्ते से जाना पड़ता है। तुम्हें दूर से कैसे पता लग गया कि पुलिया पर लेटा हुआ आदमी मरा हुआ है? माफी चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल पता नहीं लगा साहब, लग रहा था जैसे कोई सो रहा है। पुलिया के नीचे नाला है ना, मुझे लगा कि इस आदमी ने कहीं करवट ली तो गिर पड़ेगा नाले में, जाकर चेता दूं। पास जाकर देखा कि अरे यह तो बीसू है, बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि मरा हुआ है। मरने की बात तो तब पता लगी जब जगाने के लिए मैंने उसे छुआ। कलम चल रही है सक्सेना की, खुद ही लिखेंगे सारे बयान बिल्कुल अपने हाथ से। मैं तो भला करने गया था सरकार, और मैं ही फंस गया। पर सच कहता हूँ साहब, इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे तो ना बीसू से कुछ लेना देना है, ना बीसू की मौत से। जितनी बात पूछी जाए उसी का जवाब दो, लिखते लिखते ही सक्सेना ने कहा। हाँ, ज़्यादा बकवास की जरूरत नहीं। थानेदार ने घुड़का तो सक्सेना ने डंडे के हल्के से इशारे से उसे चुप करा दिया। संकेत पाते ही थानेदार सहम कर अपने में सिमट गया। बीसू को जानते थे तुम? जी, गांव में सभी तो एक दूसरे को जानते हैं, बड़ी कातरता और बेबसी से जोगेश्वर ने कहा, मानो बीसू को जानना भी कोई अपराध हो। किस तरह का लड़का था वह? अरे एकदम सिरफिरा साहब, हम तो कहे कि सारे गांव के लिए बला था ससुरा। सक्सेना ने सिरफिरा को रेखांकित किया। सिरफिरा से तुम्हारा क्या मतलब? पागल था? सक्सेना ने नजरें जोगेश्वर के चेहरे पर गड़ाकर पूछा। नजरों के पैनेपन से ही हकबका गया जोगेश्वर, गले से आवाज ही नहीं निकलती। बोलो बोलो, सक्सेना ने हौसला बंधाते हुए पूछा। पागल लगता था तुमको वह? पागलपन के आसार नजर आते थे तुमको उसमें? और क्या, पागल तो था ही सरकार। आप ही सोचिए, जिसका दिमाग ठीक होगा वह कुछ काम धंधा नहीं करेगा, धंधा रोजगार नहीं करेगा, सो सब कुछ नहीं, बस हरिजन टोला में घुमा करता था आवारों की तरह। यह किसी समझदार और अच्छे आदमी का काम है भला? पागल और आवारा रेखांकित। जब तुमने लाश देखी तो आसपास किसी आदमी को भी देखा, घूमते टहलते या और कुछ करते हुए? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। निपट सन्नाटा था वहाँ। कोई चीज़ देखी वहाँ, जैसे कोई डंडा, चाकू, पिस्तौल या ऐसी चीज़ जिससे कि मारा जा सके आदमी को?
नहीं साहब, हमने कुछ नहीं देखा। हम क्यों छानबीन करेंगे इतनी? अच्छा, लाश को देखने के बाद तुमने क्या किया? क्या करता साहब, मैं तो एकदम डर गया। उल्टे पैरों लौटकर उसके बाप को खबर दी। फिर जैसे अपने को ही कोसते हुए बोला, बेकार ही अपने को फंसाया, चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए था, पर डर के मारे। थानेदार ने आंखों से ही घूरा तो वाक्य अधूरा ही छूट गया। उसके बाप के घर जाते समय रास्ते में तुम्हें कोई नहीं मिला? नहीं साहब, कोई नहीं मिला। वह रास्ता थोड़ा सुनसान ही रहता है। कुछ सोच में पड़ गए सक्सेना। दो क्षण चुप रहकर वे केवल जोगेश्वर को घूरते रहे। नजर के इस पैनेपन से जोगेश्वर को भीतर ही भीतर कपकपी छूटने लगी। उसने अपनी नजरें जमीन पर गाड़ दी, पर उसके बावजूद वह अपने चेहरे पर सक्सेना की नजर की चुभन महसूस करता रहा और उसके पैर थरथराते रहे। अच्छा, यह बताओ, तुम्हारी जानकारी में गांव में उसकी दुश्मनी थी किसी से? जोगेश्वर का मन में तो आया कि कह दे, आधा गांव तो दुश्मन बना रखा था ससुरे ने। इसको उससे लड़ाना, उसको इससे लड़ाना, और काम ही क्या था उसका? अच्छा भला काम करते मजदूरों को भड़काया करता था सारे दिन, पर जैसे ही नज़र सक्सेना की नज़रों से मिली, आवाज़ जैसे भीतर ही भींच गई। बोला ही नहीं गया कुछ। सच सच बोलो और साफ साफ बोलो। डरने की कोई बात नहीं। गांव में किसी से दुश्मनी थी उसकी? सक्सेना की तरफ से आश्वासन मिलते ही जोगेश्वर के मन में एक क्षण को जोरावर का नाम कौंधा जरूर, पर अदृश्य लाठियों ने टिकने नहीं दिया इस नाम को। हिम्मत बांधकर इतना ही कहा, हमने कहा ना साहब, हमें उसके बारे में नहीं मालूम। ऐसे आवारा लोगों से हम तो दूर ही रहते हैं साहब, बहुत दूर। तो तुम्हारी जानकारी में गांव में उसका कोई दुश्मन नहीं था? हाँ साहब, हमें नहीं मालूम। मैं तो वैसे भी दूसरों के मामलों में पड़ता ही नहीं। परचून की छोटी सी दुकान है। याद रखेगा, जोगेश्वर की परचून की यानी कि राशन की दुकान है। परचून की छोटी सी दुकान है, बस घर से दुकान, दुकान से घर, यही कुल जमा जिंदगी है। और अपन खुश है अपनी जिंदगी से, चैन से खाता है और चैन से सोता हूँ। मैं तो कहता हूँ साहब, लोग अपने अपने धंधों से लगे रहे तो कैसा अमन चैन हो जाए सब तरफ। सब अपनी अपनी सुलटो भाई। पागल कुत्ते ने काटा है जो दूसरों की बात में टांग। कुछ नोट करते करते सक्सेना का डंडा हवा में हिला और जोगेश्वर की जबान में की लगाम खिंच गई। 1 मिनट सक्सेना यों ही शून्य में देखता रहा, फिर कहा, अच्छा अब तुम जा सकते हो। पर गया नहीं। जोगेश्वर हाथ जोड़कर रिरियाता हुआ बोला, हम आपसे फिर कहते हैं सरकार, इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं। आप तो हमारे माई बाप हैं, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। हम एकदम बेकसूर हैं। अब आप ही सोचिए साहब, हम नियम से पूजा पाठ करने वाले आदमी, आप हमारा विश्वास करिए। संकेत पाते ही थानेदार ने धीरे से बाह पकड़कर जोगेश्वर को बाहर किया, पर बाहर जाते जाते भी उसने बड़ी ही कातर और याचना भरी नजरों से सक्सेना को देखा। थोड़ी देर तक सक्सेना कुछ लिखते रहे। जैसे ही उन्होंने फाइल पर से नजर ऊपर उठाई, थानेदार ने चेहरे पर 2.5 इंच मुस्कान लपेटकर बर्फ का ठंडा पानी पेश किया। पानी पीकर ग्लास वापस थमाते हुए उन्होंने पूछा, कैसा आदमी है ये जोगेश्वर? एकदम गऊ सर, बहुत भला और शरीफ आदमी है। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सबसे दूर। थोड़ा डरपोक जरूर है, जब से सुना हूँ। सक्सेना ने अंकुश लगा दिया, महेश शर्मा को बुलाओ। थोड़ी देर बाद महेश शर्मा हाजिर हुए। शहरी लिबाज, शहरी अदा। सक्सेना ने पहले ऊपर से नीचे तक महेश शर्मा को अपनी नज़र में समेटा, फिर पूछा, आप यहाँ के तो नहीं मालूम पड़ते मिस्टर शर्मा? जी नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ। याद रखिएगा, महेश बाबू दिल्ली से आए हैं। किस सिलसिले में? सक्सेना के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित कौतूहल उभर आया। अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में। गांव में क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि गांव में क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल, वो रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा था। रिसर्च का प्रोजेक्ट का नाम था क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल। सक्सेना की कतई दिलचस्पी नहीं है इस विषय में। बात बीच में ही तोड़कर पूछा, कब से यहाँ हैं आप? यहाँ कोई 1.5 महीना हुआ। विशेषर से कैसे परिचय हुआ आपका? अपने काम के सिलसिले में हम गांव के अलग अलग लोगों से मिलते थे, तभी हुआ। हम लोग कौन? क्या और लोग भी आपके साथ हैं? जी हाँ, एक और साथी भी है, अखिलन रामचंद्रन। ये भी नाम याद रखिएगा क्योंकि ये पात्र बहुत गौण है। अखिलन रामचंद्रन। वो कहाँ हैं? माँ की बीमारी का तार पाकर वह घर चला गया है।
हाँ हूँ, सुनते हैं। बिशु आपके घर रोज आया करता था? शामें उसकी आपके घर ही गुजरती थी? अपनी नज़रें महेश के चेहरे पर गड़ा दी सक्सेना ने। जी रोज तो नहीं, पर हाँ अक्सर आया करता था। नज़रों के पैनेपन से थोड़ा असहज हो आया महेश। किस तरह की बातें किया करता था आप लोगों से? थोड़ा असमंजस में पड़ गया महेश। समझ ही नहीं पाया कि बीसू की बातचीत के विषयों को दो पंक्तियों में समेट कर कैसे बताए। मैं पूछ रहा हूँ, क्या बातचीत होती थी आप लोगों के बीच? जी बात यह है कि वह बहुत सेंसिटिव था, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, बहुत सोचता था। यहाँ इस तरह के किसी आदमी से मुलाकात होगी यह तो हम सोच भी नहीं सकते थे। इट वॉज रियली महेश, मिस्टर महेश, यह मेरा प्रश्न नहीं है और मैं अपने प्रश्न का जवाब चाहता हूँ। आवाज़ में थोड़ी सख्ती घोलकर सक्सेना ने कहा तो एक क्षण को सिटपिटा कर सा गया महेश। फिर अपने को संभाल कर कहा, कोई एक विषय तो होता नहीं था उसकी बातचीत का। असल में वह बहुत परेशान रहता था, बहुत दुखी, और अक्सर उसी की बात किया करता था। क्या थी उसकी परेशानी, उसका दुख? वही तो जानना चाहता हूँ मैं। कोई निजी कारण था उसके दुख का? आई मीन पर्सनल कुछ? इस भाव से पूछा महेश ने मानो इस शब्द का अर्थ ही ना समझ पाया हो। हाँ पर्सनल। आपने बताया ना कि एक्स्ट्रा सेंसिटिव था और वह बेकार भी था। फिर एक क्षण रुककर अपनी बात पूरी की। वह जवान था और उसकी शादी नहीं हुई थी। हो सकता है कभी किसी लड़की। अरे नहीं सर, एकदम नहीं। तपाक से बातचीत बीच में ही काट दी महेश ने। फिर आवाज को बहुत धीमी करके दृढ़ता के साथ बोला, इस तरह का लड़का था ही नहीं वह। सर, इस बार सक्सेना जरा मुस्कुराए। लड़कियों से प्रेम करने वाले लड़के किसी खास तरह के होते हैं क्या? महेश केवल नकारात्मक भाव से सिर हिलाता रहा। किस तरह का लड़का था वह? बड़ी असहाय सी नज़रों से महेश ने सक्सेना को देखा, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि क्या बताएं। फिर धीरे से बोला, कहने को तो कोई खास बात नहीं, नथिंग वेरी स्पेशल, नथिंग रोमांटिक अबाउट हिम। बहुत ही मामूली आदमी, गांव का एक गरीब लड़का जो 2 जून की रोटी भी माँ बाप या दोस्तों के माथे ही खाता था। सक्सेना बहुत गौर से महेश का चेहरा देखते रहे। एकटक उनके चेहरे की प्रश्नवाचक मुद्रा वैसी ही बनी हुई थी मानो बीसू के बारे में जो असली बात जानना चाहते हैं वह तो आ ही नहीं रही है। फिर भी कहीं कुछ था। साहब, आप यदि एक बार मिलते उससे बात करते ना। नहीं मिला हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ कि क्या था वह कुछ। महेश एक क्षण चुप रहा, फिर एकदम सर झुकाकर बोला, नहीं साहब, शब्दों में मैं नहीं बांध पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। कमाल है, आप रिसर्च करने आए हैं, थीसिस लिख कर देंगे और साथ उठने बैठने वाले एक आदमी के बारे में 2 लाइन भी नहीं कह सकते। फिर आवाज़ को बहुत सख्त और सर्द बनाकर पूछा, आपके इस तरह कतराने का कोई खास अर्थ लगाया जाए तो? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक बड़ी ही दयनीय सी कातरता उभर आई महेश के चेहरे पर, जिसमें भय से अधिक अपनी बात ना कह पा सकने की असमर्थता छिपी हुई थी। मेरा प्रश्न अभी भी वही है मिस्टर महेश, किस बात को लेकर परेशान रहता था बीसू? और उन्होंने अपनी नज़रें महेश के चेहरे पर गड़ा दी। वैसे तो इस पूरे सेटअप को लेकर ही वह परेशान रहता था, पर पिछले महीने आगजनी की जो घटना घटी उसने तो उसे बिल्कुल ही बौखला दिया। ही वॉज नॉट इन ही वॉज एंड इन हिज प्रॉपर सेंसेस। एक लंबी हुकार के साथ अंतिम वाक्य रेखांकित हो गया था। उसका कहना था कि पूरे का पूरा मामला जानबूझकर दबा दिया गया है। झूठी तसल्ली देने के लिए बेचारे कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। मामूली जुर्म करने वाला सजा पा गया और असली मुजरिम के खिलाफ कुछ नहीं, कभी कुछ होगा भी नहीं। एक क्षण ठहरकर बात पूरी की महेश ने। बस इसी को लेकर वह तिलमिलाता रहता था। उसका कहना था, यह थोड़े से आदमियों के मरने भर की ही बात नहीं है महेश बाबू, समझ लीजिए कि पूरी की पूरी बस्ती का हौसला ही मर गया। 8 महीनों तक रात दिन समझा कर इस लायक बनाया था कि छाती ठोक कर अपना हक मांग सके। अब बहुत दिनों तक ये लोग अपने हक के लिए लड़ने का हौसला नहीं जुटा पाएंगे। फिर एक दूसरा प्रश्न दागा, लड़का नक्सली था? नहीं, नक्सलियों की तो आलोचना करता था। आलोचना? इसमें प्रश्न से अधिक अविश्वास की ध्वनि थी। उनके काम करने के तरीके को वह गलत मानता था। उसका अपना काम करने का तरीका क्या था? काम तो शायद वह कुछ करता ही नहीं था।
क्यों? सुना है हरिजनों और खेत मजदूरों को मालिकों के खिलाफ भड़काया करता था। नक्सली भी तो यही सब करते हैं। भड़काया नहीं करता था सर, केवल उन्हें अवेयर करता था अपने अधिकारों के लिए। जैसे सरकार ने तो जो मजदूरी तय कर दी है वह जरूर लो, नहीं दे तो काम मत करो, पर झगड़ा फसाद या मारपीट के लिए वह कभी नहीं कहता था। फिर एक क्षण रुक कर बोला, इसी बात में वह शायद नक्सलियों से अलग भी था। सक्सेना एक क्षण चुप रहे, फिर बात को दूसरी ओर से घुमाकर पूछा, अच्छा यह बताइए कि जब वह अपनी परेशानी की बात आप लोगों को बताया करता था तो आप लोग क्या कहते थे उसे? फिर थोड़ा रुका महेश, फिर हिचकिचाते हुए बोला, देखिए सर, बात यह है कि हम लोगों को गांव की समस्याओं, घटनाओं और गांव के लोगों के साथ इन्वॉल्व होने की अनुमति नहीं है। हमारे काम की पहली शर्त ही यह होती है कि हम सारी बातों से एकदम तटस्थ रहेंगे। सक्सेना के चेहरे पर हल्की सी सिकन उभरी। बात को साफ करते हुए महेश ने फिर कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ, हमें फॉर्म में भरकर देना होता है यह सब। इसी बात को लेकर तो बीसू बहुत नाराज रहता था हमसे। नाराज क्यों? केवल नाराज ही नहीं, लड़ता था बाकायदा हमसे कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग खाली तमाशबीन ही बनकर बैठे रहेंगे तो इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? जहाँ दिन दहाड़े इतना जुल्म होता हो वहाँ कोई कैसे अलग थलग बैठकर खाली कागज पोंछता रह सकता है? एकाएक महेश की आवाज़ भर्रा गई, पर जल्दी ही अपने को साधकर उसने बात पूरी की। अपनी मजबूरी हम उसे कभी नहीं समझा सके। थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहे सक्सेना, फिर असली मुद्दे पर आए। सुना है जिस रात को वह मरा उस दिन शाम को वह आपके पास आया था, ठीक बात है यह? उस दिन नहीं, उसके एक दिन पहले आया था। उस दिन शाम को तो मैं अखिलन को गाड़ी पर बिठाने के लिए स्टेशन गया था और लौटने में ही मुझे रात हो गई थी। क्या बातें की थी उसने उस दिन? बहुत उत्साहित था, माफ़ी चाहती हूँ, बहुत उत्साहित था उस दिन। कह रहा था कि बहुत भाग दौड़ करके जैसे तैसे उसने बहुत सारे प्रमाण जुटा लिए हैं उस आगजनी की घटना के। यहाँ पुलिस वालों के हवाले बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि दिल्ली जाकर जैसे भी होगा, जहाँ से भी होगा, फिर से खुलवाएगा मामले को। एक क्षण ठहरकर महेश ने फिर कहा, दोनों बाहें झिझोड़ कर याचना करता रहा हमसे कि कम से कम इस मामले में तो हम उसकी मदद करें, उसके साथ दिल्ली जाएं। पर हम होठ काटकर आंसू पी लिए। महेश ने क्या प्रमाण जुटाए थे? थोड़ी देर में अपने को साधकर जैसे तैसे जवाब दिया, वह सब हमने नहीं पूछा सर। बताया ना आपको? आपने ना पूछा हो, पर उसने अपनी तरफ से कुछ बताया हो? नहीं। स्वर भीग आया महेश का। सक्सेना एकटक देखते रहे महेश के चेहरे को, फिर पूछा, माना कि एक स्टूडेंट की हैसियत से ऐसे वाक़यात में अपने आप को बिल्कुल अलग रखना है, फिर भी एक व्यक्ति की हैसियत से तो आप कुछ कह सकते हैं। आपकी राय में बीसू की मौत का कारण क्या हो सकता है? नहीं सर, बहुत मुश्किल है कुछ भी कहना। फिर एक क्षण रुककर बोला, बस इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत सदमा लगा उसकी मौत से, एक भीतर तक हिला देने वाला सदमा। समझ लीजिए सर कि हम सब लोगों के जिंदा रहने पर, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन महेश बाबू बोलने जा रहा है, हम सब लोगों के जिंदा रहने पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाकर वह मर गया। और एकाएक महेश की आंखों में आंसू छलछला आए। फूट पड़ा वह। बीकॉम मिस्टर महेश, बी काम मतलब काम डाउन कह रहा है। बी काम मिस्टर महेश, बी काम, सक्सेना ने तसल्ली दी। कमीज की बाहों से आंखों की कोरों को पोंछते हुए महेश ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, इस विषय में मैं और कोई बात नहीं कर सकूंगा। ठीक है मिस्टर महेश, इस समय आप जा सकते हैं, जरूरत होने पर बुलवा लिया जाएगा। झटके से महेश पलटा, बरामदे से उतरकर अहाता पार करता हुआ पगडंडी पर चला गया। सक्सेना एक टक दूर होती हुई महेश की आकृति को देखते रहे और थानेदार अगले आदेश की प्रतीक्षा में बुत बना खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद सक्सेना ने जैसे ही थानेदार की ओर देखा, बड़े अदब से झुककर उसने पूछा, अब थोड़ा रेस्ट हो जाए सर, चाय का एक राउंड? अभी नहीं। और सक्सेना जैसे अपने में ही डूब गए। महेश की बातों से फैली गमगीनी को दूर करने के लिए थानेदार ने कहा, सर ये शहर से आए लोग ना गांव को समझे ना गांव की बात समझे। इनकी बात को अहमियत मत दीजिए। खाना पूरी होनी थी, हो गई। जुम्मा 8 दिन हो तो हुए आए, इनकी बात क्या।
हीरा को बुलवाओ। सक्सेना के आदेश ने थानेदार की बात को बीच में ही काट दिया। थानेदार ने आंख से ही चौकीदार को इशारा किया तो वह बाहर को लपक लिया। थोड़ी देर में हीरा लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे कमरे तक आया। छोटा भाई गणेशी उसे थामे हुए साथ चल रहा था, पर जैसे ही ये लोग बरामदे पर चढ़े, थानेदार ने रोका। बस सिर्फ हीरा अंदर आएगा। कितनी बार समझाया था, आने दो सरकार। बिस्वा की मौत ने बहुत थका दिया है दद्दा को। मेरे रहते थोड़ा हौसला रहेगा। यहाँ पे PDF का 70 पन्ना तक का वाचन हो चुका है। 71 पन्ने से कल होना है। आप लोगों का धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे।